हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू यूनोफिन। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अपराइजिंग्स एंड रिवोल्ट्स के बारे में। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ज़रूरी है हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं ऑल टुगेदर इन अ सिंगल वीडियो। जितने भी अपराइजिंग्स एंड रिवोल्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अभी जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिफरेंट हेड्स के अंदर पूछे जाते हैं। इट मीन्स कोई अगर स्पेसिफिक रिवोल्ट हुआ तो उसकी क्रोनोलॉजी क्या थी या फिर उसकी टाइमलाइन क्या थी। तो यहाँ पर हम लोग उसका ईयर देखेंगे, उसका नाम ऑब्वियसली, देन फिर उस रिवोल्ट से कौन सा रीजन इफेक्टेड था, उसके मेजर लीडर्स कौन से थे, और वो जो रिवोल्ट था वो स्पेसिफिकली हुआ क्यों था या फिर उसका रिजल्ट क्या निकल करके आता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे हर रिवोल्ट का, ताकि उसको मेमोराइज करने में और इंटर करेक्ट करने में हमें आसानी हो। ओके, सबसे पहला रिवोल्ट जो है वो है 1763 से लेकर के 1800 के बीच में हुआ। ये था सन्यासी रिवोल्ट। अब आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये कौन सी टाइम लाइन पे हम लोग इस समय हैं। इट मीन्स यहाँ पर 1757 हो चुका है, 64 हो चुका है। ब्रिटिशर्स थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके हैं, बट स्टिल उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है इतना मैच्योर नहीं हुआ है। अभी मैच्योर एडमिनिस्ट्रेशन ना होने की वजह से काफ़ी सारी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी इन द सोसाइटी। और ड्यू टू दिस मैल एडमिनिस्ट्रेशन ओनली हमें यहाँ पर 1770 में फैमिन देखने को मिलता है। अब जब यहाँ पर फैमाइन देखने को मिलेगा 1770 में, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, उस समय लोगों के पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो ऐसे भी नहीं होता था, सरप्लस भी नहीं होता था। और अगर फैमाइन आ जाएगा, ये पूरा ही जो देखिए जो फैमाइन होता है ना, ये मैन मेड डिजास्टर होता है। यहाँ पर ड्यू टू मैल एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर्स की थी, देन इट वाज वेरी ऑब्वियस कि इन्हीं के अगेंस्ट ये रिवोल्ट होगा। तो इसमें होता क्या, देखिए अब इसमें क्वेश्चंस पूछे कैसे जा सकते हैं। तो सन्यासी रिवोल्ट कब हुआ, तो उसकी टाइमलाइन, फिर उसका रीजन कौन सा था, तो बंगाल में था। फिर इनके लीडर्स कौन से थे, तो यहाँ पर मजनू शाह एंड भावनी पाठक। अब यहाँ पर इसके पीछे रीज़न क्या था, तो 1770 का फैमिन था। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका क्या पूरा ऑल टुगेदर बैकग्राउंड था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, वो है कि इस रिवोल्ट के ऊपर एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ। कि इन्होंने लिखी थी बंकिम चैन चटर्जी ने। अब इसको देखिए, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन को कैसे डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। तो सन्यासी रिवोल्ट कब हुआ, इसकी टाइमलाइन पूछ लिया, इसका रीजन पूछ लिया, फिर इस रिवोल्ट के ऊपर नॉवेल कौन सी थी वो पूछ लिया, या फिर इस नॉवेल में किस रिवोल्ट को मेंशन किया गया है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, या फिर इस नॉवेल को लिखा किसने था। तो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कैसे सेम इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट काइंड से डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, तो अभी हम लोग इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट कौन सा रिवोल्ट है हमारा। तो वो है हमारा यहाँ पे माओ मारिया रेबेलियन, जो कि असम रीजन में हुआ। ठीक है, तो ये देखिए बंगाल में था, ये असम में था। अब अगेन मोर और लेस प्रॉब्लम्स तो सेम ही रहेंगी। ठीक है, अब ये मोमरियास थे कौन थी, लो कास्ट पीजेंट्स थे। इट मीन्स अगेंस्ट ये लोग वही फार्मर्स टाइप के हैं, ठीक है, जो वर्क करते हैं। अब इसमें हुआ क्या था, ये सेम टाइमलाइन है, ठीक है, ये आसाम में हुआ। ये हुआ था अहोम किंग्स के अगेंस्ट, क्योंकि अहोम किंग्स यहाँ पर प्रेशराइज कर रहे थे इन स्पेसिफिक कास्ट को कि आप लोग यहाँ पर फोर्स लेबर करो या फिर बेगार करो, मतलब लेबर विदाउट पे, या फिर लेबर विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ पे। तो फिर इन्होंने यहाँ पर रिवोल्ट किया, और साथ में इनका एक और इशू था कि इनके एक स्पिरिचुअल लीडर थे, तो ये लोग उनको बहुत फॉलो करते थे। बट यहाँ पर जो असम के अहोम किंग थे, ये इनको मतलब ऐसा लगा कि यार मेरी किंगडम के अगेंस्ट ये कौन आदमी आ गया जो कि मेरे से ज़्यादा अथॉरिटी गेन कर रहा है। तो यहाँ पर रूलर वर्सेस मॉन्क की या फिर स्पिरिचुअल लीडर की भी एक बात आ गई थी। तो रूलर ने इंसल्ट किया इनको, उसके अगेंस्ट में माओमारियास ने यहाँ पर रिबेलियन किया। अब जब इन्होंने रिबेल किया तो फिर ये जो अहोम किंग थे, इन्होंने यहाँ पर कैप्टन वेल्स, इट मीन्स ब्रिटिश की, इन्होंने हेल्प ली कि आप लोग प्लीज़ सप्रेस करने में हमारी हेल्प कीजिए। एंड अल्टीमेटली ऑब्वियसली जब जिनके पास सुपीरियर आर्मी है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, तो वही लोग यहाँ पर आगे प्रिवेल करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको अगेन देखिए सेम चीज़ हमें देखने को मिली कि रीजन कौन सा था, आसाम याद कर लिया। माओमारिया खुद में एक ट्राइब है, ठीक है, या कास्ट है, तो आप लोग इससे याद कर सकते हो कौन अफेक्ट हुआ। फिर इसमें ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व थे, ये किसके अगेंस्ट था, तो ये सिर्फ और सिर्फ अहोम के अगेंस्ट नहीं था, या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं, दोनों के अगेंस्ट था। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं छुआर अपराइजिंग। अब ये देखिए अगेन यहाँ पर बंगाल में। अब क्योंकि इस ये जो टाइमलाइन पूरी चल रही है, इस समय इनका ज़्यादातर जो प्रभुत्व था या फिर इनका जो पूरा इफेक्ट था ब्रिटिशर्स का, ये कंट्रोल था या इसी रीजन में था।
तो हमें रिवोल्ट भी अगेन इन्हीं के अगेंस्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कभी भी ज़्यादातर कि इस टाइमलाइन को आप लोग याद रखिए कि इसका कौन सा एरिया था जो यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है 1800 से पहले वाला, तो ज़्यादातर उसमें अगर आपको गेस वर्क भी करना है तो आप लोग बंगाल का ऑप्शन लगाइए, प्रोबेबिलिटी है कि सही हो जाए, अगेन ज़रूरी नहीं है सही हो जाए, ठीक है। तो चुआर अपराइजिंग है यहाँ पर, ये मिदनापुर बंगाल के एरिया में होता है। फिर हमें यहाँ पे इनके नाम याद रखना है लीडर का, जो कि हैं दुर्जन सिंह। अब ये क्यों हुआ, अगेन सेम रीजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि फेमीन है, एनहेंस लैंड रेवेन्यू, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, और एबॉरिजिनल ट्राइब्स को यहाँ पर हटा देना, वायलेंस करना। तो बहुत गेस कर पाना मतलब इजी है यहाँ पर, याद करने की सिर्फ ज़रूरत नहीं है आपको कि आप रट रहे हो। आपको इसमें याद क्या करना है, आपको सीधे टाइमलाइन दिखी, आपने कनेक्ट किया कि चलो यार ये बंगाल में होगा, और फिर रीजंस तो आपको पता ही है क्या क्या है कि भाई किस वजह से ग्रीवांसेस हो सकते हैं इस समय पे। याद करना है आपको नाम, टाइम और दुर्जन सिंह लीडर। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला रिवोल्ट। तो ये है पॉलीगार्स रिवोल्ट, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखोगे 1795 से 1805 हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कंट्रोल सिर्फ बंगाल में नहीं है, वो धीरे धीरे साउथ इंडिया में भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये पॉलीगार्स का रिवोल्ट था, ठीक है। ये साउथ इंडिया में आरकॉट और ये नॉर्थ ईस्टर्न तमिलनाडु का एरिया है, ठीक है। इसमें अब इनके कौन से रूलर्स थे, तो यहाँ पर हमारे पास देखने को है कि वीरापंदी, कट्टोबोमन, ठीक है, इनका जो भी प्रोनाउंसिएशन है। और फिर इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स अगेन यहाँ पर लैंड रेवेन्यू बहुत बढ़ा रहे थे, और यहाँ पर एक क्या थे कि लैंडेड यहाँ पर मिलिट्री एरिस्टोक्रेट्स की थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो रूलर थे यहाँ पर, वो इनको हायर करते थे या फिर वो इनको शह देते थे, इनको यूज़ करते थे। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ जाएंगे तो इनका काम ख़त्म हो गया। इट मीन्स यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की एक सिचुएशन यहाँ पर आ गई, ठीक है। और उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट आई तो पैसे इनके पास कम हो गए, और ऊपर से ये लोग यहाँ पर रेंट और हाइक्स कर रहे थे, कलेक्शन इंक्रीज कर रहे थे। तो ये सारे इनके यहाँ पर ऑल टुगेदर ग्रीवांसेस थे। अब अगर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें तो ये है हमारे यहाँ पर पाजशाही राजा रेजिस्टेंस, ये हमारी केरला में देखने को मिलती है। अगेन टाइमलाइन फिर से सेम है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा डिजिटल मेमोरी भी या फिर फोटोग्राफिक मेमोरी जो होती है उसको आप लोग डेवलप करने की कोशिश करो, तो बंच में देखो आप लोग कि पहले यहाँ पर पॉलीगर्स हैं, पातशाही हैं, सन्यासी हैं, ये सब एक साथ आ रहे हैं। इट मीन्स आपको क्रोनोलॉजी लगाने के लिए अगर पूछा गया तो आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड करोगे नहीं यार ये तो साथ में थे, ठीक है। तो फिर इससे थोड़ा आप लोग हेल्प मिल सकती है। अब अगेन यहाँ पर फिर से सेम चीज़ होती है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पर ये लोग लाएंगे कि यहाँ पर भाई रेवेन्यू आप कलेक्ट कर रहे हो गलत तरीके से, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर यहाँ पे ये लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ट्राइब आप याद कर सकते हो, कुरिचिया ट्राइबल। तो कई बार क्या होता है ट्राइब्स भी पूछ लेते हैं साथ में, यहाँ पर इनके जो लीडर थे केरला वर्मा पातशाही राजा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रिवोल्ट के ऊपर कि हमें इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट रिवोल्ट जो हमारा है अगेन ये भी साउथ इंडिया से है हमारा, जो कि त्रावणकोर। अब त्रावणकोर कहाँ पे है, ये साउथ वेस्ट केरला में। अभी हमने देखा था इसके पहला वाला, ये सपोज दैट केरला है तो वो यहाँ पे था, अभी ये साउथ वेस्ट केरला में है, ठीक है। अब इसकी टाइमलाइन है 1808 से 1809। अब इसका नाम है यहाँ पर दीवान वेलू थम्पीस रिवोल्ट। तो यहाँ पे अगर नाम से ही समझ में आता है कि इसके लीडर कौन रहे होंगे, दीवान वेलू थम्पी, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनकी क्या ग्रीवांसेस थे, अब इनके ग्रीवांस यहाँ पर थे कि ये फाइनेंशियल बर्डन जो कि सब्सिडरी अलायंस के द्वारा इम्पोज किया जा रहा था, इसको यहाँ पर ये अपोज कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये प्रोक्लेमेशन लगाया गया, उसके बाद सब्सिडरी अलायंस वगैरह आया। तो अब यहाँ पर जब इतनी सारी कुछ एक साथ आएंगी तो यहाँ पर आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। अब भाई ये दीवान थे, आप दिख रहा है, इट मीन्स इनके पास अथॉरिटी रही होगी, कुछ ना कुछ तो लोग रहे होंगे, तो इनके पास ये हेल्प थी, मतलब ये अफोर्ड कर सकते थे ये करना, ठीक है। हाउएवर आखिरी में होता क्या है कि यहाँ पर ये सुसाइड कर लेते हैं, और अगेन अगर जीते होते तो फिर क्या ही बात थी, है ना। तो आप लोग को बहुत ही मतलब रेयर देखने को मिलेंगे इंस्टेंसेस जहाँ पर जो हमारे लोकल रिवोल्ट्स थे वो सक्सेसफुल हुए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा पाइका रेवेलियन, ये अब ओडिशा के एरिया में आते हैं, ठीक है। अब ये 1870 का है। पाइका रेवेलियन कहाँ पे हुआ, ओडिशा में। इनके लीडर कौन थे, बक्सी जगबंधु, ठीक है, विद्याधर।
अब अगर यहाँ पर फिर से वही होता है जो हमने पहले देखा था कि भाई ट्रेडिशनल मिलिट्री पुलिस थी, उसको यहाँ पर डिसबैंड कर दिया, मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। पहले क्या था कि पाइकास को यहाँ पर रेंट फ्री लैंड्स मिलती थी, जो कि गजपति रूलर्स थे यहाँ पर। ये बोलते थे कि भाई आप हमारे लिए मिलिट्री पुलिस का काम करो, आप हमारे लिए एक्सपेडिशंस करो, और हम आपको क्या देंगे, रेंट फ्री लैंड्स देंगे, मतलब आपको लैंड दे देंगे, आप उसमें एग्रीकल्चर करो, प्रोड्यूस करो, उसको बेचो, आप एनी हाउ यूज़ करो उसे। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ इनकम होता था। अभी 1803 में क्या होता है कि उड़ीसा यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिश, तो अब ये डिसबैंड हो जाते हैं, आर्मी इनका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि उनके अपने ट्रूप्स होंगे वो वहाँ पर देखेंगे। तो फिर यहाँ पर ये लोग रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और साथ में यहाँ पे सॉल्ट मोनोपोली भी ये लोग गेन करते हैं। अब सॉल्ट मोनोपोली, ओडिशा है, कोस्टल एरिया है, सी है, तो सॉल्ट प्रोडक्शन होगा। वो लोग मोनोपोली क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सॉल्ट तो हर किसी की नेसेसिटी है। अब इसको आप लोग फिर से यहाँ पे देखें, कैसे कनेक्ट कर सकते हो कि 1817 में है यहाँ पर, तो साउथ में हो रहा था। अब आप इस समय अगर आपसे कोई पंजाब में कोई रिवोल्ट हो रहा है, तो खुद ही समझ में आएगा नहीं भाई वहाँ पर नहीं हो रहा था, कोई इधर नहीं था इशू ना। तो थोड़ा सा ऐसा कनेक्ट करके आप याद करने की कोशिश कर सकते हो। और आपको जैसे मैंने यहाँ पर स्टोरी बना दी, तो भाई पाइका कौन थे पहले ये याद कर लो, कि ये गजपति रूलर्स के यहाँ पर मिलिट्री पुलिस थी जिनको वो लैंड मिलती थी, तो यहाँ पर रीज़न भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं अगर हम लोग नेक्स्ट रिबेलियन पे, वो है कच्छ रिबेलियन। ये कच्छ रिबेलियन नाम से ही समझ में आता है कहाँ पे होगा, गुजरात में। फिर राव भरमल टू यहाँ पर इनके लीडर थे। अब यहाँ पर ये कर कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स हैं जो इंटरनल फ्यूड से, इट मीन्स जो यहाँ पर रूलर्स हैं उनकी आपस में ही क्या करते थे, ये लड़ाई हो रही, तो भाई कहते थे चलो हम तुमको सपोर्ट करते हैं, वही है ना भैया, राजा किसको बनना है और हम बना देते हैं। तो वो कुछ हाल था, वो लोग यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और इसी के अगेंस्ट फिर यहाँ पर रिवोल्ट हुआ। अब इसमें होता क्या था भाई, दो राजा हैं, ठीक है, ए और बी। बी कहता है भाई ए के अगेंस्ट हमें हेल्प करो, तो ब्रिटिशर्स बोलेंगे ठीक है हम हेल्प करते हैं, आप पैसा दो हमें, और हम आपको अपने यहाँ ट्रूप्स देंगे। ठीक है, तो अब ट्रूप्स देंगे तो पैसा भी तो लेंगे यार। अब ये पैसा इतना लेते हैं, हैवी इम्पोजिशन करेंगे कि अल्टीमेटली पूरा जो रूलर्स का वही बैंकरप्ट हो जाएंगे, फिर वो पे नहीं कर पाएंगे, और फिर ये सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने देखने के लिए। फिर 1828 में हमें देखने को मिलता है अहोम रिवोल्ट। ये बहुत ही फेमस रिवोल्ट है, ठीक है, ये आसाम में होता है। गोमधर कानवर इनके यहाँ पर लीडर रहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर म्यांमार के जो रूलर हैं ये यहाँ पर अटैक टाइप करते हैं, ठीक है, या डिस्टर्ब करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को। तो अहोम्स उनसे हेल्प मांगते हैं कि भाई चलो हेल्प करो। अब ब्रिटिश बोलते हैं चलो ठीक है भाई हम यहाँ पर आते हैं, अपना हेल्प करते हैं आपकी। बट होता क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर होती है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ यानदबो साइन होता है। फिर ब्रिटिशर्स डिनाई कर देते हैं कि नहीं अब हम यहाँ से हम नहीं बाहर हटेंगे। हम इट मीन्स ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस है इस जगह की, भाई हम क्यों हटाएं। फिर यहाँ पे ये टी प्लांटेशंस वगैरह करते हैं, आप लोग देखते हुए आज तक वहाँ पे ये चीज़ चली आ रही है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं कि 1828 में होम रिवोल्ट हुआ। कहाँ हुआ, आसाम में हुआ। गोमधार कॉन्वर यहाँ पर इनके लीडर थे। अब इसी टाइम पे हमें ये भी समझ में आता है कि एंग्लो बर्मीज वॉर होती है और ट्रीटी ऑफ यानदाबो साइन होती है। तो सेम देखिए आप लोग यहाँ पर एक टेबल से आपको कितनी चीज़ें याद हो गई, कि अगर मैं पूछूं अहोम रिवोल्ट पे के आसपास कौन सा वॉर हुआ था, तो एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था। कौन सी ट्रीटी एंग्लो बर्मीज वॉर में साइन हुई थी, फर्स्ट वाले में तो यानदाबो साइन हुई थी। इसमें कौन कौन पार्टीज थे, तो यहाँ पर समझ में आएगा, होम किंगडम, ब्रिटिशर्स, म्यांमार, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पर सेम मतलब इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है एग्जामिनर आपसे पूछने के लिए। अब यहाँ पे जो हमारा अगला है वो है वहाबी मूवमेंट। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे 1830 60s का टाइम आ रहा है। ये बंगाल से और बिहार की तरफ इनके बढ़ेंगे, ठीक है, एक्सपेडिशंस। 1857 यहाँ पर बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में क्या था, ये स्टार्टिंग में इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, ठीक है। इट मीन्स रिवाइवलिस्ट का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर ओरिजिनल टीचिंग्स हैं इस्लाम की, वो ये चाहते थे, सैयद अहमद, ये रायबरेली के थे बेसिकली, ठीक है, कि इनकी टीचिंग्स को हम लोग वापस लेकर आएँ, ठीक है। इसका एक बहुत ही फेमस था वो कि दारुल हर्ब से लैंड ऑफ इन्फिडल्स दारुल इस्लाम बनाना है हमें। बट एट लास्ट क्या होता है कि ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट समझ में आता है कि नहीं भाई वो तो ठीक है, पहले ब्रिटिशर्स को तो हटाओ यहाँ से, ये खुद ही हमारे रिलीजन के अगेंस्ट हैं। तो फिर यहाँ पर ये लोग एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं एट लास्ट। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कूका मूवमेंट के बारे में। अब कूका यहाँ पर, ठीक है,
तो कूका यहाँ पर आप लोग देखोगे ये कहाँ पे है, पंजाब में। ये मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब में हुआ था, 1840s के आसपास होगा। अगेन यहाँ पर इनके लीडर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भगवत जवाहर मल और बाबा राम सिंह। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये अगेन वही सिखिज्म जैसे वो था ना, इस वो वहाबी मूवमेंट, इस्लामिक रिवाइवलिज्म, वैसा ये भी था, प्योरीफाई करना सिखिज्म को, मतलब इट मीन्स जो सिखिज्म की ट्रू वैल्यूज़ हैं उनको फिर से रीइंस्टेट करना, उनको फिर से लागू करवाना। तो कुछ जैसे इम्प्योरिटीज़ थी या फिर कुछ ख़राब चीज़ें थी सिखिज्म में जो कि आ गई थी विद द टाइम, जैसे कि कास्टिज़म, इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ करना, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का इन्होंने यहाँ पर अपोज किया। साथ में इन्होंने कहा कि भाई जो हमारा सिख रूल है वो आप रूल रिस्टोर करो, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर काफ़ी कुछ हो चुका है पंजाब में भी इस समय तक, ठीक है। वॉर्स वगैरह हो चुकी हैं, रूलर्स वहाँ पर ब्रिटिशर्स का प्रभुत्व आ चुका है, तो ये लोग सिक्स ये भी चाहेंगे कि हम जैसे अभी तक रूल कर रहे थे यार वो चीज़ें भी तो वापस आएँ, सिर्फ वैल्यूज़ की बात थोड़ी ना होती है। अब इसका एक बहुत ही जो मतलब स्टार्क फीचर था वो ये था कि इन्होंने यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन को यूज़ किया, ठीक है। साथ में ब्रिटिशर्स को और उनके गुड्स को यहाँ पर बॉयकॉट किया इन्होंने, एजुकेशन और गुड्स सभी को बॉयकॉट किया इन्होंने यहाँ पे, जो कि बाद में आपको देखने को मिलेगा गांधीयन मूवमेंट में या फिर इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था उसमें गांधी जी और कांग्रेस इसको यूज़ करती है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे हो एंड मुंडा अपराइजिंग को। ये 1820 से 37 के बीच में होता है। कहाँ पर होता है, छोटा नागपुर में। अब यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, ये मनकी, ये कोई आदमी का नाम नहीं है, ठीक है, ये हेड ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं, इनको मनकी बोलते हैं। और फिर मुंडा, ये मुंडा कौन है, जो कि विलेज हेड। अब कई बार क्या होता है ना, टर्म्स पूछ लेते हैं सीधे सीधे एग्जाम में कि मनकी क्या है, मुंडा क्या है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हो यहाँ पे। अब अगेन देखिए, मोर और लेस ग्रीवांसेस वही हैं। ग्रीवांसेस क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर राजा थे, ठीक है, पराहट के। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, ब्रिटिशर्स को मतलब सॉरी ब्रिटिश ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर इन राजा को बैक किया। इट मीन्स वी आर सपोर्टिंग यू, आपको जो करना हो करो, आप पैसे दो हमें ला करके अल्टीमेटली। तो ये बोलेंगे कि नए फार्मिंग टैक्स हम लगाते हैं यहाँ पर। अब नए फार्मिंग टैक्स लगेंगे तो क्या होगा, ये लोग पे नहीं कर पाएंगे, इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर बंगाली मनी लेंडर्स आएंगे जिन्होंने पैसे दिए होंगे, भाई अब ये लोग जो लोकल्स हैं वो पैसे लेंगे कहीं ना कहीं किन्हीं से, या फिर वो लोग खुद ही बोलेंगे कि तुम नहीं भर पा रहे हो, लाओ यार अब हमको लैंड दे दो अपनी, क्योंकि तुमने पैसे तो वापस कर नहीं पा रहे हो, ब्याज इतना हाई हाई इंटरेस्ट में दिया होगा। तो ये पूरा क्या है, हो एंड मुंडा प्राइसिंग जो है ये डिकूस के अगेंस्ट था। डिकूस कौन थे, जो कि एक्सटर्नल बाहरी लोग जो थे, बेसिकली ये ट्राइबल लैंग्वेज में डिकूस बोलते हैं उन्हें, कि इन्हें हटाओ यहाँ से, ये हमारी ज़मीन है और यहाँ पे सिर्फ हम रहेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोल म्यूटिनी को। ये भी सेम रीजन में होता है और लगभग सेम टाइमलाइन है। ये 1820 से 37 चलता है और ये 31, ठीक है। ये है यहाँ पर छोटा नागपुर, सेम एरिया। यहाँ पर इनके लीडर थे बुद्धो भगत, बहुत ही फेमस हैं, तो इनको आपको याद रखना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, अगेन यहाँ पर कि ब्रिटिशर्स के प्रेशर में या उनके सपोर्ट में यहाँ पर छोटा नागपुर के जो राजा हैं वो जो बाहर से आए हुए डिकूस थे, अगेन सिख और मुस्लिम, वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप इनको बाहर करो, हम यहाँ पर लेंगे। और साथ में यहाँ पर बॉन्डेड लेबर का सिस्टम स्टार्ट किया। अब ये भाई जब इनकी लैंड ले लोगे, कुछ है नहीं इनके पास, तो खाने के लिए कुछ तो करेंगे, तो बॉन्डेड लेबर स्टार्ट करवाएंगे इनसे। तो इसको भी यहाँ पे इन्होंने अपोज किया। तो इन्होंने क्या किया ना, कोल्स ने, ये ट्राइब है, इन्होंने स्कॉच्ड अर्थ की एक पॉलिसी अडॉप्ट की। स्कॉच अर्थ की पॉलिसी में क्या होता है कि सपोज दैट जो भी आपको पता है कि ये एरिया है यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो ट्यूबवेल्स हैं, सॉरी जो वेल्स हैं, वहाँ पे आप जहर डाल दो, ठीक है, आग लगा दो पूरी। इट मीन्स वहाँ पे जो रहना, ठीक है, उसको लिवेबल मत बनाओ आप, ताकि वो लोग वहाँ पर आ ही ना पाए। अब भाई पानी ही नहीं मिलेगा आपको, कुएं ही जहरीले हो गए, तो आप लोग वहाँ रहोगे, करोगे क्या, राइट। पहले तो ऐसा नहीं था कि भाई खोदा वहाँ पे कुआं और ट्यूबवेल लगाया, मोटर लगाई, लाइट आ रही है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग सेम एरिया में देखेंगे यहाँ पर कि ओडिशा और आंध्र के एरिया में खोंड अपराइजिंग होती है। इनके लीडर होते हैं चक्रा बिश्नोई। सेम चीज़ यहाँ पर अगेन मोर और लेस होती है कि बाहर के लोग आते हैं, टैक्स इम्पोज किया जाता है, और इनके जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, जो इनके मतलब आप लोग बोलते हैं रीति रिवाज, उसको यहाँ पर ब्रिटिशर्स बैन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस को यहाँ पर बैन कर दिया गया था। इसका इस प्रैक्टिस का नाम था मारिया। अब ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं थी यार, अगेन कि ह्यूमन सेक्रीफाइस आप कर रहे हो, बट अगेन ये है ना कि वो उनका ट्रेडिशन है और आप उनको बैन करोगे तो उनको गुस्सा आएगा। इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर खोंड अपराइजिंग,
इनके लीडर कौन थे, चक्रा बिश्नोई, कहाँ पे हुआ, उड़ीसा और आंध्रा में हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मारिया, आपसे पूछ सकते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, बाकी तो बेसिक सी चीज़ें हैं कि भाई बाहर के लोग आएंगे, टैक्स आएगा, और इलीगल एविक्शंस होंगे, बॉन्डेड लेबर, ये आपको कॉमन मिलेगा मोर और लेस हर जगह पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं संथाल रिबेलियन, ये बहुत ही फेमस रिबेलियन है। ठीक है, कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा राजमहल हिल्स के पास, 1855-56। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये 1857 के पहले का टाइम है। इट मीन्स ये बिल्डअप भी हो रहा है, आप लोग ये भी देख रहे हो कि 1857 में आएगा तो यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, चीज़ें कैसे बहुत ही बिल्डअप हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, और इन्हीं सब का कंपाइलेशन होता है 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, तो खैर वो तो अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सीधो एंड कानू, ये इनके यहाँ पर लीडर्स थे। ये बहुत ही मैसिव रिवोल्ट, अगेन वही डिकू का कहानी, इंडिपेंडेंस हमें दो, और परगना वर्गना इन्होंने बना लिए थे, परगना मतलब अपना स्पेसिफिक एरिया इन्होंने बोल दिया था कि चलो ठीक है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे वो होगा इंडिगो रिवोल्ट। अब इंडिगो रिवोल्ट बहुत ही फेमस है, आप लोगों को पता भी होगा, 1859 से 60 के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था, इंडिगो नाम ही समझ में आता है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती आपसे बोला जाता था कि आप लोग इंडिगो ग्रो करो, और कोअर्सिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे यहाँ पर, और अगेन वहाँ पर फिर उनको बोलते रेट्स नहीं मिलते थे, और फिर ज़बरदस्ती भाई खाने को है नहीं, लैंड में हो नहीं रहा, तुम बोल लो इंडिगो प्रोड्यूस करो यार, कमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस करो, है ना। तो इनके लीडर जो थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, तो इतना ही जानने लायक है, पूरी स्टोरी तो है, बट अगेन जल्दी से ख़त्म करना है ताकि डिफरेंट चीज़ें याद हो पाएँ, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना ही ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पर भूयान और जुआंग रिबेलियन, ये 67 से 91 के बीच में होता है। इट मीन्स दो फेजेस में होता है ये, है ना। पहला फेज़ यहाँ पर 67 से 68 में होगा, फिर दूसरा फेज़ होगा 1891। ये केओनझार के एरिया में होता है। केओनझार कहाँ पे है, ये है ओडिशा में। अब इनके दो हैं, पहले फेज़ में रत्ना नायक लीडर रहते हैं और दूसरे में धनीधर नायक रहते हैं। ठीक है, अभी होता क्या था कि पहले यहाँ पर जो ये ट्राइब थी भूयान और जुआंग, ठीक है, इनका एक रोल होता था किसमें, ये लोग जो भी कोरोनेशन होता था, क्यों जैसे केओनझार एरिया के बारे में है, तो यहाँ पर जब भी कोई राजा इंस्टेट किया जा रहा है, तो उसको लोग यहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं ना, उसको ताजशाही, मतलब कि हम लोग हैं, हम लोग बोलेंगे कि ये राजा बन रहा है। इट मीन्स इनको फील होता था कि नहीं, हमारा रोल भी है यहाँ के लीडर को चूज़ करने में, हम यहाँ पर सिर्फ पपेट, मतलब यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, हमारी भी कुछ अथॉरिटी बनती है यहाँ पर ये सिस्टम था। बट यहाँ पर होता क्या है कि ब्रिटिशर्स आते हैं और ये एक पपेट राजा को यहाँ पर ये लोग इंस्टॉल करते हैं, धनुर्जय। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर यही होता है कि पपेट इंस्टॉलेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका अपोज किया जाता है। अभी जब ये पपेट को इंस्टॉल किया गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर काम किसके लिए करेगा, सबको पता है, ब्रिटिशर्स के लिए करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टार्ट कर देता है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस, वही कि भाई रेंट हाइक कर दो, अनपेड फोर्स लेबर ले लो, है ना, एविक्शंस करा दो, तो इसके अगेंस्ट सेकेंड टाइम में होता है फिर यहाँ पर ही। अब इसके अगला जो हमारा यहाँ पर है वो है 1870s के दौरान होता है ये। ठीक है, ये कब होता है हमारा, 1870s के दौरान। इसमें यहाँ पर पाबना अग्रेरियन रिवोल्ट। ठीक है, अब ये हमारा पाबना हमको ऑलरेडी पता है कि ये ईस्ट बंगाल में है एरिया हमारा। ठीक है, ये एरिया हमारा ईस्ट बंगाल में है, और इसके लीडर कौन होंगे हमारे, ईशान चंद्र रॉय। ठीक है, इसका टाइमलाइन ज़रूरी है, 1870s में होता है। पबना अग्रेरियन लीज ईस्ट बंगाल में, ईशान चंद्र रॉय। अब ये क्या है ना, बहुत ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ है। अभी तक आप लोग जितना भी पढ़ते हुए आ रहे हो उसमें सब में रिवोल्ट हो रहा है, थोड़ा सा वायलेंस देखने को मिल रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विद द टाइम, जैसे हमारा पूरा नेशनल मूवमेंट ट्रांसफॉर्म होता है, कि इनिशियली पहले थोड़ा वॉयलेंट होता है, रिबेलियन होता है, फिर बीच में मॉडरेट्स का फेज़ आता है। वहाँ पर क्या होता है, कोर्ट्स का यूज़ करेंगे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का अडॉप्शन करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर मैनिपुलेशन, यहाँ पर रेंट एक्ट था पहले एक 1859 का। यहाँ पर कुछ बहुत ऑक्यूपेंसी राइट्स पीजेंट्स को और रेट्स को भी दिए गए थे, बट क्योंकि अब एट दी ग्राउंड लेवल ये ज़मींदार ही हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, और इन्हें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा भाई कि पीजेंट्स के या रियोट्स के पास थोड़ा भी अथॉरिटी जाए।
तो ये लोग क्या करेंगे, ड्यूबियस रीजंस देंगे, फालतू के कारण बताएंगे ताकि इन लोगों को ये राइट्स ना मिले। साथ में क्या करेंगे, जो इस रेंट एक्ट 1859 के अंदर जो लीगल लिमिट्स लगाई गई थी, जो कि अपर लिमिट सेट की गई थी कि इससे ज़्यादा आप लोग यहाँ पर टैक्स नहीं ले सकते हो, उसको भी यहाँ पे उन्होंने हटा दिया। साथ में नजराने का सिस्टम चालू कर दिया भाई, कि शादी है मेरे घर में पैसे दे जाओ, फेस्टिवल है पैसे दे जाओ, घोड़े खरीदने हैं पैसे दे जाओ। हाँ भाई, घोड़े खरीदने तक के उन्होंने पैसे मांगे थे यहाँ पे। तो अब इस तरह की यार हरकतें करोगे तो मतलब क्या चीप सी हरकतें ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर सही नहीं थी। तो अगेन यहाँ पर फिर इसके अगेंस्ट पूरा पूरा क्या होता है, विरोध होता है। अब ये विरोध मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डंडा लाठी लेके लड़े जा रहे हैं ना भाई। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फंड रेजिंग की, कोर्ट में गए, वहाँ पे केस हुआ और इन्होंने डिमांड पता है क्या की, कि हमको रियॉर्ड्स ऑफ हर मेजेस्टी द क्वीन का स्टेटस दीजिए। इट मीन्स ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थे, ये अपने इन लीडर्स के अगेंस्ट थे। ओके, ये बोल रहे थे कि हमको भैया सीधे बोलो कि हम जो हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हम डायरेक्ट यहाँ पर रियॉर्ड्स हैं, ठीक है, ताकि कुल मिला के बात ये था कि जो रेंट एक्ट है उसको आप लोग अच्छे से यहाँ पर यूज़ करो, ठीक है, उसको अप्लाई कराओ। और इसके वजह से ही फिर आपको आगे देखने को मिलेगा बंगाल टीनेंसी एक्ट पास होता है 1885 का। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले रिवोल्ट पे। तो ये है हमारा डेक्कन राइट्स। अगेन यहाँ पर वही है फिर से कि डेक्कन राइट्स होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेतवारी सिस्टम आती है। रेतवारी सिस्टम में क्या होता है कि डायरेक्टली जो रेट्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, वो सीधे टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। ज़मींदार में क्या होता रहा, ज़मींदार को मिलता रहा, फिर वो निकाल के ज़मींदार देगा सीधे ब्रिटिशर्स को। यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ने हाइक कर दिया रेंट बहुत ज़्यादा। अब हाइक किया तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये लोग कहीं ना कहीं से पेमेंट तो करेंगे। अब पेमेंट कहाँ से करेंगे, लोकल जो मनी लेंडर, लोकल मनी लेंडर कौन है, मारवाड़ी, गुजराती। अब इनकी भी अपनी हरकतें थी भाई। इनकी हरकतें क्या थी कि ये बोलते थे कि हाई टैक्स, हम आपसे लेंगे 50% टैक्स, 100% भाई, इंटर सॉरी टैक्स नहीं, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 100 रुपये ले जाओ, एक महीने में 150 दे के जाओ। ऐसा इनका काम था। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर से दिक्कत आएगी। तो दिक्कत आएगी तो क्या करेंगे ये लोग, सीधे सीधे बोलेंगे कि हम ना तो आपको टैक्स देंगे भाई साहब, ठीक है, साथ में साथ जो मनी लेंडर्स ने अपनी पूरी ना रिकॉर्ड्स उन्होंने बना के रखे थे, ठीक है, इसमें लिख रखा था कि जो है पर्सन ए है, इतना ले गया इतने रेट पे, इसको जला दिया गया पूरा, ताकि कोई रिकॉर्ड ही ना रहे। अगेन आपको यहाँ पर फील हो रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे कागज का, कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ का, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है विद द टाइम, ठीक है। ये टारगेट यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे मोड ऑफ प्रोटेस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोया और रामपा रिवोल्ट को। ये 1789 से 1924 के बीच में होता है। कहाँ होता है, गोदावरी रीजन में। अब यहाँ पर इनके बहुत ही फेमस यहाँ पर लीडर हैं अल्लूरी सीतारामन राजू। पहले क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट रेगुलेशंस थे जो कि बैन कर रहा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, पोडू, ठीक है, पोडू, अब यहाँ पर अगेन पोडू इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोडू क्या है भाई, तो पोडू है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। साथ में एक्सटॉर्शन बाई पुलिस, पुलिस वाले जो है यहाँ पर पैसा डिमांड कर रहे थे, करप्शन, ब्राइबरी। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा मुंडा या उलगुलान, जिसे हम लोग फेमसली बोलते हैं। आपको पता है या उलगुलान का नाम आता है तो ये छोटा नागपुर में होता है, साथ में यहाँ पर बिरसा मुंडा, ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब इनकी डेथ कैसे होती है, अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ होती है रांची जेल में। क्यों होती है, कॉलरा की वजह से। अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन वही कि भाई पहले एक खून कट्टी सिस्टम था। खून कट्टी में क्या है, जॉइंट लैंड होल्डिंग, मतलब गांव के लोग हैं और उसमें किसी एक की लैंड नहीं होगी, पूरे गांव की लैंड है, ठीक है। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया ज़मींदारी सिस्टम से। अब फिर से वही होगा, एक्सट्रैक्शन, है ना, लैंड ट्रांसफ़र और सारी चीज़ें ज़बरदस्ती, यहाँ पर आपको हाई टैक्सेस देने हैं, वो सेम चीज़ें हैं। मतलब ग्रीवांसेस तो लगभग आपको सबके सेम मिलेंगे, सेम स्टोरी यहाँ पर रिपीट होगी। फिर अगला है हमारा यहाँ पर ताना भगत मूवमेंट। अब इसको ट्राई कलर मूवमेंट भी बोलते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है गांधी जी का काफ़ी यहाँ पर मतलब मानते थे लोग। इनफैक्ट इन्होंने खुद को लेटर ऑन गांधीयन नेशनल मूवमेंट में मर्ज ही कर दिया था। अब ये था क्या, छोटा नागपुर का था, जत्रा भगत इनके लीडर थे। ये मूवमेंट कैसा था, ये मूवमेंट था ओरांव ट्राइब का। ये अगेन ट्राइब इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्राइब पूछे कहाँ पे है, छोटा नागपुर में है। 1914 से 15 के बीच में होता है। मूवमेंट कैसा था, संस्कृताइजेशन मूवमेंट था।
इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने आप को प्योरीफाई, ये प्योरीफाई इन द सेंस कि जो कि जनरल मेन स्ट्रीम के जो भी रिलीजन थे, जो उनकी वैल्यूज़ थी, ये उसको अडॉप्ट करना चाहते थे। जैसे कि ये मीट को गिव अप करना चाहते थे, इंटॉक्सिकेंट्स को गिव अप करना चाहते थे, साथ में एनिमल सेक्रीफाइस को। अब ये सारी चीज़ें क्या है ना, गांधीयन वैल्यूज से थोड़ी मैच खा रही हैं, तो लेटर ऑन इन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम लोग ज्वाइन करते हैं। अब इसके बाद देखने को मिलेगा हमें कि यहाँ पर यूपी किसान सभा मूवमेंट, ठीक है, ये यूपी किसान सभा, अगेन एरिया आपको समझ में आ जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंसेस। स्टार्ट कब हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, 1980। अगेन इसके यहाँ पर दो लीडर्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि फाउंडर कौन थे, तो गौरी शंकर मिश्रा जी, इंद्र नारायण द्विवेदी जी। अब ये भी PYQ है, ठीक है, आप देख लीजिए कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने अगेन वही सेम चीज़ है कि एग्जॉर्बिटेंट रेंट्स होंगे, नजराना, बेदखली, बेगार, बेदखली मतलब आपको बाहर कर दिया जाएगा, एविक्शन कर दी जाएगी, बेगार मतलब पेड अनपेड लेबर, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे याद सिर्फ इतना करना है कि यूपी किसान मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 18 में। इसके लीडर कौन थे, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय जी का इनको सपोर्ट था। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपने अगले मूवमेंट को, ये है एका मूवमेंट, ठीक है। तो ये एका मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था, ये हमारे अगेन अवध के एरिया में होता है, 1921। अब लीडर आप लोग देखिए, मदारी पासी, ठीक है, ये अवध के एरिया में है, बट स्टिल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर लीडरशिप के रोल्स को गेन कर रहे हैं, क्योंकि 1921 आ चुका है अब, ठीक है। लिबरलिज्म की वैल्यू आ चुकी है, 1917 हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन हो चुका है, ठीक है, कम्युनिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ग्रीवेंसेस क्या थे, अगेन सेम, कि 50% हाइक कर दिया आपने, और फिर जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ज़मींदार ताल्लुकदार थे, उन्होंने अगेन ठेकेदारों को बुला लिया कि भाई तुमको हम ठेका दे रहे हैं, तुम एक्सट्रैक्ट करके मनी हमें दो, ठीक है, साथ में बेगार वगैरह, तो वो सेम चीज़ रहेगी। अगेन तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एका मूवमेंट पहले हुआ, किसान सभा मूवमेंट पहले, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं मोपला रिबेलियन, ठीक है। अब मोपला क्या है, ये ट्राइब है, कहाँ पर हुआ, केरला, मालाबार रीजन, भाई ठीक है, मालाबार में है, कोरोमंडल मत पहुंचा देना प्लीज। ओके, अब यहाँ पर क्या था कि ये जो भी लिखा हुआ है भाई इनका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, तो ये जो हाजी जी थे, ये मिलिट्री कमांडर थे, स्वॉर्ड ऑफ द मूवमेंट थे, अली मुसलियार ये प्रीस्ट ऑफ द, मतलब वैल्यूज इनकी थी, और ठीक है, आर्म स्ट्रेंथ इनकी थी, ये एक प्रीस्ट थे और ये इनको गाइड कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर क्या था कि मोपलास जो थे ये बेसिकली मुस्लिम्स थे, और ये पीजेंट्स थे ज़्यादातर, और ये अगेंस्ट थे हिंदू लैंडलॉर्ड्स के, जो कि जेनमीज बोलते थे इन्हें हम, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मोपला रेबेलियन का टाइमलाइन एका के बाद होता है, कहाँ होता है, मालाबार में होता है, इनके लीडर्स का नाम, ठीक है, हाजी एंड अली मुसलियार, साथ में किनके अगेंस्ट था, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, या फिर इनको जेनमीज बोलते थे, जेनमीज एक टर्म भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1928 में बारदोली। अब बारदोली आपको सुनते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम याद आएगा। अगेन कहाँ होगा, तो गुजरात में होगा, ठीक है। अब ये किसके अगेंस्ट था यहाँ पर, ये वही सेम चीज़ है कि टैक्स हाइक होगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 22% यहाँ पर टैक्स हाइक्स किए गए थे लैंड रेवेन्यू में, और उस समय देखने को मिलेगा कि रिसेशन भी चल रहा है साथ में, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री में। तो जब कॉटन इंडस्ट्री में भाई रिसेशन चल रहा है, तो लोगों को पैसे ऐसे ही नहीं, और आप हाइक रेंट ऊपर से कर रहे हो, तो अगेन यहाँ पर वही जप्ती स्टार्ट होगा, मतलब कि इनकी लैंड ही ले लो, है ना। तो फिर देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या कि सरदार जी आएंगे, सब लोग मतलब धरना देंगे। फिर यहाँ पर ब्रूमफील्ड मैक्सवेल कमेटी बनाई जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रूमफील्ड मैक्सवेल कमेटी जो है किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर टैक्सेशन से रिलेटेड है। कब हुई थी, बारदोली सत्याग्रह के टाइम पे हुई थी, या बारदोली सत्याग्रह से ही रिलेटेड है। फिर ये बोलती है कि भाई ठीक है, 6.03% आप टैक्स सिर्फ हाइक करेंगे, तो ये एक मेजर विन मानी जाती है, ठीक है। और यहाँ ये भी है कि इसी जो पूरा मूवमेंट था, इसी के दौरान जो वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो जो भी वुमेन्स थी यहाँ इस एरिया की, उन्होंने यहाँ पर इनको सरदार का टाइटल दिया था।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सरदार का टाइटल किसने दिया था, तो जो बारदोली सत्याग्रह में वुमेन्स थी उन्होंने दिया था, या फिर कब मिला था, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान मिला था। ओके। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं हिराका मूवमेंट के बारे में। तो हिराका मूवमेंट कहाँ से रिलेटेड है, ये है नागालैंड से रिलेटेड। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर मणिपुर और नागालैंड का यहाँ पर नाम याद करते हैं तो हमें रानी गाइदिनलिउ का नाम याद आता है। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, ये एक रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी इस समय बहुत तेज़ पकड़ चुकी थी, ठीक है, क्रिश्चियंस की। इट मीन्स यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो ये स्पिरिचुअल लीडर थे यहाँ पर, इनको 1931 में हैंग कर दिया गया था। इनका नाम था हाइपो जदोंग। साथ में रानी गाइडिन लियू को यहाँ पर जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि ये भी अपोज कर रही थी। फिर इनको कब हटाया गया प्रिजन से, 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि रानी गाइदिन लियू को रानी का टाइटल किसने दिया था, तो नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है, ड्यूरिंग दिस हिराका मूवमेंट। ठीक है। तो ये 1930s के टाइम पे हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर डिफरेंट फैक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 1936 में होता है ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इन्वॉल्व रहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं। ठीक है। साथ में यहाँ पर कब हुआ था, तो 1936 में लखनऊ सेशन हुआ था। उसमें हुआ था, किसका सेशन था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1936 में दो सेशन हुए थे हावेवर। पहला सेशन लखनऊ में हुआ था और सेकंड सेशन फैज़पुर में हुआ था। फैज़पुर में भी जवाहरलाल नेहरू ही प्रेसिडेंट थे। साथ में फैज़पुर सेशन पहला रूरल सेशन था आईएनसी का। ओके। तो ये डिफरेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोग याद रख सकते हो। अब हुआ क्या था, अगेन बैकग्राउंड थोड़ा सा देखिए। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आता है, क्रैश इन एग्रीकल्चरल प्राइजेस, बैंक्स डूब जाती हैं, इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसी दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि ऑल इंडिया किसान सभा। अब यहाँ पर देखिए दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि पहला, इनमें स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि कहाँ क्या थे, ये बिहार के थे, ये पहले यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट बनते हैं। साथ ही में एनजी रंगा, ये थे आंध्र प्रदेश से, ये बनते हैं पहले जनरल सेक्रेटरी। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि पूछा जा सकता है डायरेक्टली, कि भाई ऑल इंडिया किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट कौन थे और उनके पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे। या फिर मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि कितने सही हैं कितने गलत। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे तेभागा मूवमेंट को। ठीक है, बहुत ही कंक्लूड फेज में पहुँच रहे हैं, ख़त्म होने वाला है पूरा रिवोल्ट हमारा। तो 1946 में होता है। इसमें होता क्या है कि पहले यहाँ पर पॉलिसी थी कि जो शेयर क्रॉपर्स थे वो 1/3 प्रोड्यूस देंगे, ठीक है, यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स को, जिनको हम जोतेदार बोलते थे, और 2/3 उन्हें खुद मिलता था। अब यहाँ पर हुआ क्या, इन्होंने बोला कि ना, अब भाई जो लैंड लॉर्ड्स है वो बोले कि 2/3 तुम हमें दो, ठीक है, 1/3 तुम रख लो। तेभागा मतलब भाई 3 भाग तुम जो है अपना, इसका सिस्टम है, 1/3 हम लेंगे, 2/3 तुम रखो। तो अगेन इसके अगेंस्ट में हुआ। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, तेभागा मूवमेंट कहाँ हुआ, बंगाल में, कब हुआ, 1946 में। तो कई बार